Hello friends, welcome to my channel. This is the Pratyogita Darpan of September 2022. So today I will discuss some very important topics of Pratyogita Darpan September month. So first I have taken the national news from the Pratyogita Darpan. So here we will be discussing about these are the topics at national from the nation. First is Draupadi Murmu elected as 15th President of India. Second, the Prime Minister unveils national emblem cast on the roof of the new Parliament building. Then third is India achieves clean energy target on time. Then Prime Minister inaugurates Bundelkhand Expressway. Defense Minister launches Y3023 Dunagari and River Hooghly. Then, with the association of KFON, Kerala becomes the only state to have one internet service in India. Then, the Varanasi declared as first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organization. Then, Kilo class submarine INS Sindhu Dhwaj decommissioned at Visakhapatnam. Then, ISRO system, that is the IS for operational ISRO system for operational management establishes at ISRO Control Center in Bengaluru. Indian Antarctica Bill 2022 passes in Lok Sabha House of Parliament. And the last topic is Varuna, India's first passenger drone. These are the topics. So we will be discussing about these topics as per this Pratyogita Darpan of this month. So let us move ahead. तो पहले हम जो है चलते हैं पहली न्यूज़ जो हमारी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ऑन 21 जुलाई 22 फॉर्मर झारखंड गवर्नर, अभी प्रेजेंटली झारखंड के गवर्नर हैं, एंड द कैंडिडेट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की जो है कैंडिडेट्स हैं। तो ही वॉज द candidate from BJP, was elected 15th President of India, and along with this she has become the first tribal woman and the youngest as well as to become the President of India। और बाकी इन चीज़ों पे वोट्स के बारे में बताया गया है कि कितनी वोट, हाउ मेनी वोट्स शी रिसीव्ड फॉर विनिंग अगेंस्ट द यशवंत सिन्हा हु वॉज द पोजिशन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। नाउ लेट अस सी कि हु इज़ द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू वॉज बॉर्न इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मयूरभंज, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है एक उड़ीसा में। तो यहाँ पे 1958 को इनका जन्म हुआ था। ही बिलोंग्स टू ए संथाल ट्राइब्स से हैं ये, हु हैड बीन अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड। तो इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था, शी वॉज ग्रेजुएटिंग एंड टीचिंग इन उड़ीसा। तो इन्होंने उड़ीसा में जो है ग्रेजुएट किया एंड टीचिंग करी बिफोर एंटरिंग द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एट द लोकल बॉडी। तो इन्होंने जो शुरुआत करी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने की, तो वो लोकल बॉडी लेवल पे किया था, एंड लेटर बीइंग इलेक्टेड एज ए MLA सर्विंग एज मिनिस्टर इन द बीजू जनता दल बीजू जनता दल में ये MLA थे। इससे पहले गवर्नर बनने से पहले, इससे पहले ये टीचर थे। और देन जो ये MLA रहे थे 2000 से 2004 तक में, एंड शी रिमेन्ड एज MLA टिल 2009 रिप्रेजेंटिंग रायरंगपुर इन द उड़ीसा। रायरंगपुर उड़ीसा में जो है यहाँ पे 2009 तक का ये MLA थे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सी वेंट ऑन टू वर्क एज ए जूनियर असिस्टेंट इन द स्टेट इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट। तो इन्होंने जो है एज ए जूनियर असिस्टेंट भी काम किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट में और इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट में 1979 से 1983 तक ये जूनियर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने काम किया। फिर एज ए टीचर इन्होंने काम किया एट श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर एट
रैरनगंजपुर टिल 1997 तक इन्होंने इसका काम किया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसी के लिए बताए गए हैं कि इन्होंने कैसे इनकी शुरुआत पहले एज जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद फिर टीचर, और फिर लोकल बॉडी जो उनका लोकल इलेक्शन के लिए लोकल, उसके बाद फिर एमएलए, और एमएलए के बाद गवर्नर ऑफ झारखंड ये रही हैं। और अब ऑन जुलाई 2022 को सी इज़ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, जो है प्राइम मिनिस्टर अनवेल्स नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी हुई है, और उसके ऊपर न्यू बिल्डिंग के ऊपर ये एम्बलम जो है कास्ट जो है वो एम्बलम जो है वो बिल्डिंग के ऊपर ये देख सकते हैं एम्बलम, ये प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 11 जुलाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द नेशनल, इसका जो था एम्बलम उसको अनवेल किया है, रिवील किया है, उससे जो ढका हुआ था उसको हटा के दिखाया है हमें। कास्ट ऑन द रूफ पार्लियामेंट ऑल्सो इंटरेक्टेड विद द श्रम जीवीस इन्वॉल्व इन द वर्क। तो जो लोगों ने इसमें काम किया था उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले एंड उन्होंने बताया कि ही हैड अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद द श्रमजीवीस हु हैड बीन इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट। वी आल्सो प्राउड ऑफ देयर एफर्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये है। पर ये हमारा जो नया बनाया गया है एम्बलम वो अनवेल किया है। अब इसके बारे में जो नेशनल कुछ फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये जो एम्बलम हमारा लिया गया है, नेशनल एम्बलम हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोक हेड सारनाथ। सारनाथ में जो कैपिटल लायन कैपिटल्स है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, वहाँ पे जो म्यूजियम में रखा है उसी से लिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स जो इसके हैं, स्पेशली सत्यमेव जयते रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ दिस प्रोफाइल मोटो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद विच मीन्स ट्रुथ अलॉन्ग ट्रम्प्स, सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। ये इसका हमारा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये इसका मेन मोटो है। अब इसका जो एम्बलम बना रखा है इसके कुछ की फैक्टर्स जो हैं, नेशनल एम्बलम इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज का बना हुआ है और टोटल वेट इसका 9500 kg है एंड 6.5 मीटर इसकी हाइट है, जो हाइट है। तो ये जो टॉप ऑफ द सेंटर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के टॉप में इसको लगाया गया है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील का बना हुआ है जो तो मेन जो एम्बलम है, फिर इसके बाद जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है डेट इज़ मेड ऑफ स्टील, उसका वेट 6500 kg कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट दिस एम्बलम। तो ये चीज़ है। और फिर ये बताया है कि इसको बनाने में प्रोसेस में एक्चुअली 4 डिफरेंट स्टेजेज थ्रू द 8 डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्ले मोल्डिंग मॉडलिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक टू ब्रॉन्ज कास्टिंग। तो टोटल इसका जो डिजाइनिंग इन्होंने किया था उसको 8 स्टेजेज में, अलग अलग स्टेजेज में ये इसको बनाने में टाइम लगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि है इंडिया अचीव्स क्लीन एनर्जी टारगेट्स ऑन टाइम। मीन्स एनर्जी का जो टारगेट रखा था क्लीन एनर्जी का इंडिया ने, तो उसको पहले ही टाइम से पहले ही इंडिया हैज़ अचीव्ड, पहले कर लिया है। तो हुआ यूँ था कि इंडिया हैज़ अचीव क्लीन एनर्जी टारगेट ऑन टाइम जस्ट 6 ईयर्स में ही जो है इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स टारगेट। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह सेड एट सिडनी एनर्जी फोरम इन सिडनी में जो एनर्जी फोरम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया के जो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह उन्होंने इस चीज़ को बताया है और ये बताया कि इंडिया ने जो इंस्टॉल किया है 162 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विच इज़ 41% ऑफ 402 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड। टोटल 162 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल किया है इंडिया ने, जो कि हमारा जो टोटल अभी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन है 402 का, उसका 41% है। तो ये टारगेट हमारा केवल 40% का था, जो कि 2030 में पूरा करना था। वह इंडिया ने 2022-21 में ही वो पूरा कर लिया टारगेट। इंडिया रीच दिस टारगेट ऑन नवंबर 2021 एंड व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेट टू रेज एम्बिशंस इन ग्लासगो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अभी हमारा जो एम्बिशन है, हम जो कमिटमेंट कर दिया है कि हम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को बाई 2030 तक अचीव करेंगे, विच वुड बी देन 50% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। तो अर्लियर जो 40% का टारगेट था वो तो ऑलरेडी अचीव कर लिया है,
2030 तक 50% हमारा जो एनर्जी टोटल है इलेक्ट्रिसिटी उसका प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी का रहेगा। 2015 में कमिट किया था इंडिया ने 40% का, तो 2021 में ही वो टारगेट पूरा हो गया। वो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड इंडिया हैज़ बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन द क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड बहुत ही तेज़ी के साथ इस पर काम किया जा रहा है और ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है। आगे हम चलते हैं और अगली न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉर्गेट्स बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पर जो है 16 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने इनॉर्गेशन किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। तो ये जो गए थे वो कैथारी विलेज इन उरई तहसील ऑफ जालौन डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉर्गेशन किया है। अब ज़रा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज़ी से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अभी तक जो एक्सप्रेसवे बन गए हैं मेन, उनमें जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 103 किलोमीटर का है ये, फ्रॉम आगरा टू द लखनऊ। आगरा से लखनऊ का 103 किलोमीटर का हमारा ये एक्सप्रेसवे है। और जो उसके बाद अगला एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अगेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विच इज़ 343 किलोमीटर फ्रॉम बलिया टू लखनऊ, बलिया से लखनऊ तक का। देन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर चित्रकूट से इटावा तक का। गंगा एक्सप्रेसवे अभी एक एक्सप्रेसवे है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका टोटल लेंथ है 1047 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद तक। मेरठ से दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ। अब अभी जो हमारा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसकी जो लेंथ है इट इज़ 4 लेन एक्सप्रेसवे है। 296 किलोमीटर का टोटल इसका लेंथ है। हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट, इसका जो टोटल अराउंड पड़ा है ये 14,850 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल लागत पड़ी है अंडर द एजिस ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इसका है उसके अंडर में काम हो रहा है। जो कि बाद में कैन लेटर भी एक्सपांडेड इनटू अप टू द 6 लेन ऑल्सो। उसमें इतना कैपेसिटी बचा के रखा है कि ये 6 लेन में भी जो है हम इसको अपडेट किया जा सकता है। ये जो निकलता है एक्सटेंड्स फ्रॉम NH नेशनल हाईवे 35 से, जो कि गोंडा विलेज है, इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट। ये विलेज जो है हमारा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नियर भरतकूप एक चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के पास में है। वहाँ से लेके टू नियर कुदरेल विलेज इन इटावा डिस्ट्रिक्ट, चित्रकूट से इटावा डिस्ट्रिक्ट वेर इट मर्जेज विद द आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के बीच में कहीं पे ये इटावा में ये मर्ज हो जाता है। तो इट पासेस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं चित्रकूट, बांदा, देन महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया एंड इटावा से होते हुए ये निकल के चित्रकूट जाती है। अब ये बताते हैं कि अलॉन्ग विद द इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी ऑफ द रीजन बुंदेलखंड एक्सप्रेस विल ऑल्सो गिव अ मेजर बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन द creation of thousands of jobs for the local people, work and creation of industrial corridor in बंदा एंड जालौन डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट टू द एक्सप्रेसवे हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। तो इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। So we move on to the next news. It is Defense Minister launches Y3023 Donagiri in River Hooghly. Actually, this is the launch of Donagiri Y3023 क्या है ये ऑन जुलाई 15 2022 को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड 3023 Donagiri under the project 17A frigate build-up, that is the Garden Reach Shipbuilders Limited into the Hooghly River। एक्चुअली ये है क्या, ये हमारा एक जो है 17A प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है, वो जो कि पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था शिवालिक क्लास। तो ये शिवालिक क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। 17A जो है वो हमारा शिवालिक क्लास था और अभी इसमें थोड़ा अपग्रेड्स किया है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है विद द इम्प्रूव्ड स्टील फीचर्स। कुछ स्टील फीचर लगा दिए गए हैं, एडवांस वेपन्स एंड सेंसर्स, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम।
अब इसी तरह की जो हैं 17 क्या है, एक प्रोजेक्ट है एक्चुअली, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। वो प्रोजेक्ट 17P क्रू ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके टोटल क्रू 150 मेंबर क्रू बोलते हैं इसमें। जो टोटल मेंबर्स होते हैं इसमें 35 ऑफिसर्स और बाकी के जो ग्राउंड क्रूज जो काम करने वाले हैं 150 टोटल मिला के हैं। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है तो इसमें मिसाइल्स भी लगे हुए हैं साथ में, काफ़ी एडवांस फ्रिगेट है विच विल स्ट्रेंथन नेवी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कह रहा है ये 66-70 टन्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इतना 66-70,000 किलोग्राम पानी को ये डिस्प्लेस करेगा, अपनी जो जगह बनाएगा इतना पानी डिस्प्लेस कर लेगा व्हेन इट विल बी इनटू द रिवर। और लेंथ एंड डेप्थ, जो इसकी लंबाई है 149 मीटर है, और जो गहराई है जितना नीचे गहरा जाएगा पानी में डेट इज़ 1.9 मीटर्स, इतना इसका गहराई है। तो जो फ्रिगेट्स है नेवी के फ्रिगेट्स होते हैं इसमें इनका शिप भी रहता है एंड ऑल नेसेसरी वेपन्स एंड सारे सिस्टम्स लगे रहते हैं। तो ऐसी जो P-17A फ्रिगेट्स हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 7 P-17A फ्रिगेट्स आर अंडर वेरियस स्टेजेस। ऐसे 7 जो फ्रिगेट्स हैं अभी वेरियस स्टेजेस पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसे कि माजेगांव डॉक लिमिटेड पे या फिर GRSC दैट इज़ गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स लिमिटेड पे। ऐसे 7 जो फ्रिगेट्स हैं ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। एक्चुअली हम जानते हैं जैसा कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो जो चैलेंजेस हैं इंडियन ओशियन इंडो पैसिफिक में, तो इसके लिए इन ऑर्डर टू अचीव प्राइम मिनिस्टर्स विजन, सागर एक विजन प्राइम मिनिस्टर का है जिन्होंने लॉन्च किया था, जिसका जो फुल फॉर्म है डेट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल in the region and to protect, preserve and promote India's national maritime interests. इंडियन नेवी तो जो हमारा सी को प्रोटेक्ट करते हैं उसमें हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने रेगुलरली इंडिजीनियसली इंडिया जो है अपने फ्रिगेट्स को लगातार काम चल रहा है उस पर। Indian Navy, Coast Guard and other organization to have increased infrastructure and assets so that the country stay ahead of curve dealing with these challenges. हाँ, दूनागरी प्रोजेक्ट जो है तो उसके साथ साथ में जब काम चला तो उसने फ्रिगेट को तो बनाया है, साथ में ये जनरेट किया है 3,000 से ज़्यादा लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेयर जनरेटेड एंड 29 इंडियन OEMs स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि खुद ही अपना जो डिजाइनिंग करते हैं चीज़ों की, अलॉन्ग विद द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अक्रॉस द कंट्री। तो खुद की कंट्री में 29 OEMs जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रोजेक्ट। दूनागिरी इज़ फोर्थ शिप ऑफ P-17A फ्रिगेट्स। दूनागिरी जो है जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है P-17A फ्रिगेट्स में ऑलरेडी 3 जो है फ्रिगेट्स दे चुके हैं, 3 शिप दे चुके हैं। अब ये जो है 4th शिप था। और इससे पहले एक्चुअली दूनागिरी जो हमें अभी शिप जो दिया गया है फ्रिगेट, ये इज इज़ द रीइनकार्नेशन ऑफ द ईस्ट वेल दूनागिरी। जो हमारा ईस्ट वेल दूनागिरी ऑलरेडी एक था इंडियन नेवी में, वो उसके जाने के बाद, डिकमीशन होने के बाद इसको रिप्लेस किया जाएगा जो जिसका नाम पहले जो था लेंडर क्लास ASW फ्रिगेट के अंदर आता था ये। और अभी जो है दूनागिरी फ्रिगेट में आएगा जो Y3023 विच इज़ हर, जो पहले हमारा ऑलरेडी नेवी में है डेट इज़ द लेंडर क्लास ASW फ्रिगेट विच इन हर 33 ईयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम 5 मार्च 77 से 2010 तक इसने काम किया था। ये जो हमारा लैंडर क्लास का था, हैड विटनेस वेरियस चैलेंजिंग ऑपरेशन एंड मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में इसने पार्टिसिपेट किया। सोल ऑफ द शिप लिव्स इटर्नली एंड फाइंड्स अ सुटेबल शिप। अभी इसका रिप्लेसमेंट जो हमारा दूनागिरी जो आया है वो एक रिप्लेसमेंट इसका सुटेबल है। इससे पहले फर्स्ट 2 शिप्स P-17A के 2 शिप ऑलरेडी अंडर प्रोजेक्ट P-17A के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। एक 2019 में हुआ था और दूसरा 2020 में हुआ था। P-17A ships have been designed in-house by Indian Navy's Directorate of Naval Design। ये Directorate of Naval Design के अंदर ही जो इन-हाउस इंडिया ने खुद इंडियन नेवी का एक अपना ब्रांच है Directorate of Naval Design,
तो उसने खुद ही इन हाउस जो है इसको डिजाइनिंग किया और नाउ इट इज़ लॉन्च्ड. Next news important is important news. With the association of KFON, Kerala becomes the only state to have one internet service in India. ये केरला ने जो एक अचीवमेंट है केरला का 14 जुलाई 2022 को चीफ मिनिस्टर केरला के डिक्लेयर्स दैट कि केरला एज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज. इसके खुद की जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेट सर्विसेज इसने प्रोवाइड कर ली हैं केरला ने. और इसको जो है लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू डू सो. एफकॉन स्टैंड्स करता है, इसका फुल फॉर्म में केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड है. इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव एज पर द गवर्नमेंट. द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय दिस प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट द स्टेट्स करेंट टेलीकॉम इकोसिस्टम. जो हमारा इनका स्टेट का टेलीकॉम इकोसिस्टम है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा. बेसिक प्रिंसिपल इसका जो है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफ के फोन इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट विच मीन्स दैट नो सर्विस प्रोवाइडर्स और बिजनेस सेगमेंट रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एज रिकमेंडेड बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी. जो डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी देखने को मिलता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स बिजनेस मैन को ज़्यादा जो है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सबके लिए बराबर एज ए कॉमन मैन ऑल्सो उनको सबको सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि जैसे कि हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है कि उसमें प्रोसेस में होना चाहिए, होता है, पर कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिस प्रोजेक्ट इज़ टू क्रिएट अ कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्होंने खुद का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है केरला के अंदर, जिसको कि इंफॉर्मेशन हाईवे बोला जा रहा है, with non-discriminatory access to all service providers so that they can augment their connectivity gap, provide a secure intranet connecting all the government offices, education institutions and हॉस्पिटल्स. तो इनको सबको कनेक्ट करने के लिए खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर दिए गए. बेसिकली एफकॉन के फोन केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क विल बी एबल टू कनेक्ट टू द नियरली 8,000 मोबाइल टावर्स. इतने टावर्स इन्होंने जो है लगाए हैं वहाँ पे उनको कनेक्ट करेगा. ये ऑलरेडी हैं जो टावर्स इन केरला एंड सिग्निफिकेंटली इनहेंस द मोबाइल कॉल क्वालिटी. मोबाइल कॉल की क्वालिटी भी इससे इम्प्रूव होगी. ऑल्सो एक्सेलरेट 4G 5G ट्रांजिशंस. तो 4G से जो 5G आता है तो उसमें बेटर स्पीड जो मिलेगी 5G की, उसको सही से ऑपरेट करने के लिए कनेक्टिविटी फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत है. तो ये उसके ट्रांजिशन को ईजिली करेगा. 5G के जो सिम्स आएंगे वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं. प्रेजेंटली जो है 80% ऑफ टावर्स आर नॉट फाइबराइज्ड. 80% टावर फाइबराइज्ड है नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो नहीं लगा हुआ है. तो ये सब उन पर जो है लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वो प्रेजेंटली द यूज़ रेडियो एन इशू फॉर द 4G 5G रोल आउट which will also be solved by KeyPhone, the network, the website highlighted. Previous left government had in 2019 declared internet connection as a basic right and launched 1548 करोड़ रुपीज़ फॉर दिस प्रोजेक्ट. तो प्रीवियस जो इनकी गवर्नमेंट आई थी 2019 में, उन्होंने ऑलरेडी ये बेसिक राइट इंटरनेट कनेक्शन एज ए बेसिक राइट डिक्लेयर कर दिया था. और इसके लॉन्च के लिए जो अभी उन्होंने जो है जो केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट जो बना है उसके लिए 1548 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है वो सैंक्शन करके रखे हुए हैं. तो केरला हैज़ बिकम फर्स्ट, उसका अपना इंटरनेट इंडिपेंडेंट इंटरनेट जो है उसका खुद का बन चुका है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द वाराणसी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ऑन 15 जुलाई 2022 the city of Varanasi was declared first cultural and tourism capital of the Shanghai Cooperation Organization. तो यहाँ पे 15 जुलाई 2022 को जो वाराणसी को डिक्लेयर किया है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल. एक्चुअली यहाँ पे हुआ गया है, पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं, अब ये पढ़ लेते हैं. उनकी सेक्रेटरी जनरल जो हैं इसके संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ऑफ ये झांग मिंग सेड, उन्होंने बताया है कि वी आर अबाउट टू इम्प्लीमेंट द रोटेटिंग मैकेनिज्म, वी विल स्टिल रोटेट द टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल अमंग द मेंबर कंट्रीज़. तो ये जो एक अभी जो लेके आए हैं फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, ये इन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि ये एक नया टर्म लेके आए हैं इस बार,
कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हमारे हैं, जैसे कि मेंबर कंट्रीज़ में ये हैं, इतनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे आर 8 मेंबर कंट्रीज। संघाई इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, बीजिंग हेडक्वार्टर। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। इकोनॉमी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है एक बनाया था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडियन, पाकिस्तान है। तो ये सारे मेंबर्स हैं। इनके बीच में हर साल एक को जो है डिक्लेयर किया जाएगा, जिससे कि बोला जाएगा कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। तो इस बार जो पहला बना है वो वाराणसी, इंडिया को उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो न्यू इनिशिएटिव come into the force after the Samarkand summit to be held in Samarkand, Uzbekistan on September 15, 16, 22। सितंबर 15-16 2022 को, 15 और 16 को 2 दिन का ये समरकंद में जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पर मीटिंग होगा। और उसके बाद जो है देयर आफ्टर इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी एंड होस्ट द नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट समिट। तो उसके बाद जो भी 2022-23 के लिए है, 22-23 के लिए जो भी इनकी होस्ट ऑफ नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट समिट जो भी होंगी, वो इंडिया उसको उसकी प्रेसिडेंसी करेगा। और उसके लिए वाराणसी को जो है चूज किया गया है। हेयर द वाराणसी इंडियाज एंशियंट सिटी विल बी द फर्स्ट टू बी ग्रांटेड टाइटल। तो ये टाइटल जो इस बार शुरू हुआ है, सबसे पहले वाराणसी को दिया गया है। और इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी 2022-23 में जो मीटिंग्स होंगी आफ्टर सितंबर के बाद करेगा। और इसी के साथ में जो कजाकिस्तान है announced a visa free policy for tourism from India and other countries। तो इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है जिसमें टूरिज्म के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसी बना रखी है। He said that adding that the Shanghai Cooperation Organization members have rich resources with respect to tourism which should be exploited। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कजाकिस्तान ने इस बार ये वीज़ा फ्री जो है, टूरिस्ट जाएंगे उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। They can go visit कजाकिस्तान विदाउट द विजिट अप्लाइंग। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा, किलो क्लास सबमरीन INS सिंधु ध्वज डीकमीशन एट विशाखापट्टनम। दिस इज़ द इंडियन नेवी सबमरीन INS सिंधु ध्वज। ये डीकमीशन कर लिया गया है, जैसा कि टाइम टू टाइम अपग्रेडेशंस की ज़रूरत पड़ती है। हर इंडियन नेवी में जो शिप्स हैं उनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी इमर्ज करने के लिए जो पुराने हैं हमारे, उनको डीकमीशन करके उनकी जगहों पर नया इंडियनाइज्ड या फिर जो हाईली टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट आजकल है उसके हिसाब से। तो 17 जुलाई 22 को INS सिंधु ध्वज नेवी किलो क्लास सबमरीन था, ये किलो क्लास का, डीकमीशन फ्रॉम द सर्विस एट विशाखापट्टनम आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ 35 साल की सर्विस, 35 साल तक ये सर्विस में रहा इंडियन नेवी में। उसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया। विद दिस द नेवी हैज़ नाउ, अभी नेवी के पास में 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं इन सर्विस। एक्चुअली ये डीकमीशनिंग ऑफ द सबमरीन हैज़ बीन डिलेड बाय अबाउट ए ईयर। 1 साल देरी किया, 1 साल पहले ही इसको हो जाना था, पर किसी वजह से 1 साल बाद किया गया है। ये INS जो सिंधु ध्वज था वॉज कमीशन इनटू द नेवी इन जून 87 में ये कमीशन हुआ था एंड वॉज वन ऑफ द 10 किलो क्लास सबमरीन इंडिया रिक्वायर्ड फ्रॉम रशिया बिटवीन 86 से 2000 के बीच में। 10 जो है सबमरीन जो है किलो क्लास सबमरीन के इंडिया जो है रशिया से लिया था। तो इट वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम रशिया। अभी चलते हैं अगले न्यूज़ में, जो कि है इसरो सिस्टम IAS 4OM एस्टेब्लिश्ड एट इसरो कंट्रोल सेंटर बेलगांव। ये जो है IAS 4OM स्टैंड्स फॉर इसरो सिस्टम फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसरो ने एक नया सिस्टम अभी इस्टेब्लिश किया है जो कि बेंगलुरु, उसका सेंटर जो है इसरो सेंटर कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में है, वहाँ अभी एक नया इस्टेब्लिश किया है। ऑन 11 जुलाई 22 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस inaugurated ISRO system for the safe and sustainable space operation management at ISRO center। बेसिकली ये इस जो स्पेस हमारा है, स्पेस में कुछ मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे सर्वेलेंस के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। विद द लॉन्चिंग ऑफ IAS 4OM इंडिया टेक्स मोर स्टेप फॉरवर्ड टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डिब्रिस। हमारे स्पेस में काफ़ी डिब्रिस जो हैं वो हैं, बहुत सारे डिब्रिस हैं, जैसे कि अराउंड 60 न्यू स्टार्टअप हैव बीन रजिस्टर्ड विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर वर्किंग फॉर डिब्रिस मैनेजमेंट। स्पेस में बहुत सारे डिब्रिस जो है आते रहते हैं, तो उनको देखने के लिए एक सिस्टम बनाया है। ये हमारा एक सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं
इन 1952 अमाउंट ऑफ स्पेस डिग्रीज वॉज ओनली 2। 1952 में केवल 2 डिग्रीज था स्पेस में, लेकिन नाउ द नंबर हैज़ कवर्ड 25,000। अभी 25,000 डिग्रीज देखे जा रहे हैं स्पेस में। एज अमाउंट ऑफ स्पेस डिग्रीज इंक्रीजेज, जैसे ये बढ़ रहा है, दिस सिस्टम विल प्रोवाइड टाइमली एक्यूरेट एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्बिट कोलिजन, फ्रेगमेंटेशन, एटमॉस्फेरिक री एंट्री, स्पेस बेस्ड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, हजार्डस एस्टेरॉयड एंड स्पेस वेदर फोरकास्ट। तो बेसिकली वहाँ पे कितने डिग्रीज हमारे बढ़ रहे हैं, उनके किसी का कॉलिजन तो नहीं हो रहा है, ऑर्बिट में आ रहे हैं, या उनका एटमॉस्फेयर में या फिर हमारा जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और वो डिग्रीज का बेसिकली देखने के लिए कितना है, वो टाइमली इन्फॉर्म कर ले कि कब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई एस्टेरॉयड आए, या फिर डिग्रीज जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनकी पोजीशंस को दिखाने के लिए पहले से हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस विल फैसिलिटेट वो IS-4OM facility will aid India in achieving its SSA, that is the space situational awareness goals, by providing a comprehensive and timely information of the space environment to users। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है स्पेस में क्या हो रहा है, डिग्रीज की कंडीशंस क्या है, फैसिलिटी कैन सपोर्ट ऑल्सो। वहाँ पे जो है ये रिसर्च एक्टिविटीज़ को जो है इन स्पेस डिग्रीज एंड स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस में रिसर्च भी किया जा सकता है, क्या रीजन्स हैं इनके, टाइम को, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इफ़ वी हेल्प देन वी कैन डू a good research on that also. So that is the main aim of establishing this system. Now we will move on to the next news of the month, that is Indian Antarctic Bill 2022 passes in Lok Sabha. Indian Antarctic Bill to 2022 passes in lower house of parliament. Lower house means in Lok Sabha. तो 22 जुलाई 2022 को लोकसभा ने पास किया है एक बिल, इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, मूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस मिनिस्टर हमारे जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने 22 जुलाई को लोकसभा में ये बिल को जो है पास हो गया है लोकसभा में। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि द बिल एम्स एट हैविंग इंडियाज ओन नेशनल measure to protecting the Antarctic environment is also dependent and also state ecosystem. Also aims that there should not be any nuclear test explosion in the region. बेसिकली जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि जो भी वहाँ पे काम होगा उसके लिए हमें एक एक्ट बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिल प्रोवाइड्स हारमोनियस पॉलिसी एक बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ पे जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो, कोई ना हो, इसके लिए एक एक्ट बनाया जाए, एक्सप्लोजन फ्यूचर में ना हो वहाँ पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखने के लिए। और उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया अंटार्कटिक एक्टिविटीज़, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो एक प्रॉपर SOP उसकी बनाई जाए, एक अथॉरिटी उसकी मिले, और उसको कंट्रोल करने के लिए वेल एस्टेब्लिश लीगल मैकेनिज्म हो, विल हेल्प इन एफिशिएंट एंड इलेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। ये हमारा इंडिया का खुद का एक मेजरमेंट्स है कि वो क्या कर सकते हैं। जो हमारा अंटार्कटिक प्रोग्राम्स है, अंटार्कटिक जो है कॉन्टिनेंट, वहाँ पे उसकी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो इकोसिस्टम वहाँ बेटर करने के लिए क्या मेजर इंडिया अपनी तरफ से करेगा, उसके लिए ये एक बिल जो है बनाया गया है। It will also facilitate India's interest and proactive involvement in the management of growing Antarctic tourism and sustainable development of the fisheries resources in Antarctic। बेसिकली टूरिज्म का भी वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो ऐसा डेवलपमेंट हो कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में कुछ डिटोरिएशन ना हो, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो, और डेवलपमेंट भी हो। तो इसको देखते हुए वहाँ पे जो जिसका प्रॉपरली कंट्रोल किया जाएगा और बनाया जाएगा एक प्रॉपर, उसके बिल बनाने की ज़रूरत है, ऐसा बोला गया है। फिशरी रिसोर्सेज भी वहाँ पे हैं, उनको भी किस तरह से किया जाए कि कुछ डैमेज ना हो सिस्टम को, एनवायरनमेंट को। बिल ऑल्सो प्रपोजेज सेटअप इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी। ये बोलता है कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी होनी चाहिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंस के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर जो रहे, विच शेल बी द अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड शेल फैसिलिटेट प्रोग्राम एंड एक्टिविटी परमिटेड अंडर द बिल। तो उसमें जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी तो ये अगर इंडियन अटलांटिक अथॉरिटी बनेगा तो ये परमिशन इससे लेनी ज़रूरी होगी, कुछ भी काम वहाँ पे करना है। रिसर्च भी रहते हैं हमारे वहाँ पे, 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन हैं, जिनका नाम एक मैत्री है और दूसरा का नाम भारती है। इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका नेम मैत्री, जो कि कमीशन हुआ था 1989 में, और जो भारतीय जो है कमीशन 2012 में। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपेडिशन
टू अंटार्कटिका। तो ये जो साइंटिफिक एक्सपेडिशंस होते हैं वहाँ पे ये भी हैं, 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपेडिशंस भी हो चुके हैं अभी तक टिल डेट। तो ये सब बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ और टूरिज़्म से रिलेटेड होते रहता है। उसके लिए एक बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है। लेट्स सी कि ये बिल बनता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी प्रतियोगिता दर्पण में इस बार बहुत सारे वर्ड्स इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देन कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं। ये सब के लिए अगली वीडियोस में विल ट्राई टू मेक इट द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसमें कुछ कमेंट्स हो जो कि मैं इम्प्रूव कर सकूं, तो काइंडली डू, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ like it, share and subscribe also for the next video. Thank you for watching.